नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन 14 फरवरी 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन बना है। भारत के अंदर जो मैनेजमेंट संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी करता है फाइनेंशियल टाइम्स, और फाइनेंशियल टाइम्स है वो ग्लोबल एमबीए रैंकिंग के नाम से एक रैंकिंग लिस्ट जारी करता है, जिसके अंदर जो कल जारी हुई थी उसमें भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान बना था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने 100 बिजनेस स्कूलों को शामिल किया था अपनी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग के अंदर। दुनिया के टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज कौन से बने थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन सिंड, कोलंबिया बिजनेस स्कूल, एसटीए बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और आईईएसई बिजनेस स्कूल, ये कल की रैंकिंग में दुनिया के टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज बने थे। इसी रैंकिंग के अंदर भारत के टॉप 5 मैनेजमेंट स्कूल कौन से बने थे, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 31 है, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 41 है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ बेंगलुरु जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 47 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 67 है, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 85 है, 85 है। तो ये भारत के 5 बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल हैं कल की ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से। अपन ने 2024 के प्रमुख सूचकांक कौन कौन से देखे हैं उसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि इसमें से करंट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया था उसके अंदर भारत की रैंक 93 थी और फर्स्ट रैंक डेनमार्क की थी। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था इसके अंदर भारत की रैंक 4थी थी। फर्स्ट स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर रूस था, तीसरे स्थान पर चाइना था और चौथे स्थान पर भारत था। जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 आई थी उसके अंदर भारत के मुकेश अंबानी ने दूसरा स्थान हासिल किया था। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत ने 66 रैंक प्राप्त की थी और प्रथम स्थान पर यूएई रहा था। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने 220वीं रैंक प्राप्त की थी और प्रथम स्थान पर टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा रहा था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अंदर 7वें स्थान पर भारत रहा था, चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर एस्टोनिया और 6वें स्थान पर फिलीपींस रहा था, और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के हिसाब से भारत 80 स्थान पर था, जिसके अंदर प्रथम स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन 5 देश संयुक्त रूप से थे। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो इन सब इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसकी एक अलग से क्लास आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वो आप देख लेना। उस क्लास की मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत 161वें स्थान पर था और प्रथम स्थान नॉर्वे देश का था। इसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अंदर भारत 126वें स्थान पर था, प्रथम स्थान पर फिनलैंड था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक 67 थी। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 के अंदर भारत की रैंक 47वीं थी। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 52वीं थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक 40वीं थी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान तीसरा था। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग के अंदर भारत का रैंक 77वां था। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 के जगन मोहन रेड्डी बने थे, जो कि आंध्र प्रदेश के थे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक 108 थी। तो ये इंपॉर्टेंट सूचकांक थे जिनके अंदर भारत की रैंक मैंने आपको बताई थी। इसमें एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने आपको विश्व प्रसन्नता सूचकांक बताया था उसको आप याद कर लेना। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। तो उस क्लास को प्राप्त करने के लिए अभी बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट, जिससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, केपीपी नाबियार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो एस सोमनाथ को कल केपीपी नाबियार पुरस्कार दिया गया था। इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंदर है। एस सोमनाथ को 2024 के लिए केपीपी नाबियार पुरस्कार दिया गया है। जो केपीपी नाबियार पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है, वार्षिक पुरस्कार है।
इसे केरल में व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। जो केरल के अंदर अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एस सोमनाथ को मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ये सम्मान दिया गया था। यह है एस सोमनाथ की एक फोटो, जो कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख पुरस्कार जो पिछले कुछ दिनों में दिए गए थे उसको मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। जो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 है वो सत्यजीत मजूमदार को दिया गया था। ग्रीस के ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था। पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रतन टाटा को दिया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार है वो राज चेट्टी को दिया गया था। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 का शंकरी चंदन को मिला था। क्वांटम ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन के अंदर जो दिया जाता है वो मोक्सा राय को दिया गया था, जो कि भारतीय मूल की है। एनी पुरस्कार 2023 है वो प्रोफेसर जो थलपी प्रदीप है उनको दिया गया था। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर बात की है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। उसी प्रकार जो कुछ अलग अलग संस्थाएं हैं उनके प्रमुख कौन है, उनके हेड्स कौन है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एक के मोहंती भी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला। ये दोनों चीजें अलग अलग है, आपको ध्यान रखनी है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो आप बताओगे एक के मोहंती, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष पूछ ले तो आप बताओगे दिनेश कुमार शुक्ला। जो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके निदेशक कौन है, विवेक बसीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, जिसका मतलब शॉर्ट में होता है डीआरडीओ। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामंत। इसके अलावा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो नलाथम्बी कलाईसेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो टी रामास्वामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। तो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ओडिशा। ओडिशा राज्य के अंदर गुप्तेश्वर वन है जिनको भी जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ओडिशा का जो कोरापुट जिला है उसके अंदर है गुप्तेश्वर वन, जो कि ओडिशा के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। जो गुप्तेश्वर वन है वो 350 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, और ये क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का घर है। पेड़ों की 182 प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है, ओडिशा के अंदर जो कोरापुट जिला है वहां पर गुप्तेश्वर वन है, जो कि चौथे जैव विविधता विरासत के रूप में उभरे हैं। 350 हेक्टेयर के अंदर है, 608 जीव की प्रजातियां हैं और 182 पेड़ों की प्रजातियां हैं। उड़ीसा राज्य के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो मयूरभंज जिले के अंदर है, तो मयूरभंज जिले का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केंद्रपाड़ा जिले के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है उसका रिवाइज मार लेते हैं। राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के अंदर हुआ था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, जो कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो मयूरभंज जिले के अंदर है। उड़ीसा में लाभा योजना शुरू हुई है। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया है। उड़ीसा के रायगढ़, सोल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया था। यह होता है ब्लैक टाइगर, जो कि ब्लैक टाइगर सफारी है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज जिले उड़ीसा के अंदर अभी स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश। यूपी राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर नीति बनाई है। कानपुर और झांसी के बीच बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है इसी प्रोजेक्ट के लिए। सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी जो विद्युत चालकता होती है वो चालकों से तो कम होती है, लेकिन जो अचालक होते हैं उनसे अधिक होती है, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर चिप है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में बने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या देखा है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा को शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ शहर
गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड भी बना है। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। आपसे पूछा जा सकता है राहत वाणी केंद्र वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो यूपी सरकार ने। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदला गया है और अयोध्या धाम नया नाम रखा गया है। लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा, तो लखनऊ यूपी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कल पेटीएम ई कॉमर्स से उसका नाम बदला गया है और पाई प्लेटफॉर्म पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में रिब्रांड किया है। पेटीएम ई कॉमर्स ने बीसीला का अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा जो एलिवेशन कैपिटल है वो पेटीएम ई कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयरधारक बना है। कौन बना है? एलिवेशन कैपिटल पेटीएम के अंदर ई कॉमर्स का सबसे बड़ा शेयरधारक बना है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो नाम बदले गए वो कौन कौन से बदले गए आपको ध्यान रखना है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। पजोखरा गांव जो हरियाणा के अंदर पड़ता है उसका नाम पजोखरा साहिब रखा गया है। और जो फिरोजाबाद यूपी के अंदर पड़ता है उसका नया नाम चंद्रनगर रखा गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। हॉकी स्टेडियम रायबरेली का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकीज टर्फ या रानी रामपाल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कल देहरादून के अंदर जो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये प्रतिमा उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है वहां पर टॉस ब्रिज स्कूल के अंदर स्थित हुई थी। 2021 के अंदर जो तमिलनाडु का कुन्नूर है उसके पास में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। अभी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो अनिल चौहान। वर्तमान के अंदर सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन भी किया था। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ स्टेचू मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेचू है जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है और वो कहाँ पर है? मेरीलैंड यूएसए के अंदर है। स्टेचू ऑफ वोनिनेंस कहाँ पर है? यह है आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति और वो है ओमकेश्वर के अंदर। स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? वो है भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लाथुर महाराष्ट्र के अंदर। स्टेचू ऑफ यूनिटी का आप सब जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और यह है कहाँ पर पड़ती है? गुजरात के अंदर। तो ये सारी स्टेचू आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तो भारत को 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार कल दिया गया था। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर लेते हैं। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार हासिल किया है। ये जो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार है वो एआई संचालित सरकारी सेवाओं में अग्रणी प्रयासों के लिए दिया जाता है और जो 2024 का है वो भारत को मिला है। वार्षिक पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। जो ये पुरस्कार है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार वो देता कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई गवर्नमेंट है वो प्रदान करती है। ये पुरस्कार दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम के द्वारा वितरित किया जाता है और यह है अल मखतूम की एक फोटो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ प्रमुख सम्मेलन याद रखने हैं। कौन कौन से? एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 का नई दिल्ली के अंदर हुआ था। विविधता का अमृत महोत्सव है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के अंदर हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील के अंदर हुई थी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का समापन गोवा के अंदर हुआ था। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग बैठक 2024 है वो अबुजा नाइजीरिया के अंदर हुई थी। खनन मंत्रियों के सम्मेलन है वो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुए थे। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया आईसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है रणजीत कुमार अग्रवाल जो है
वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ने रणजीत कुमार अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुना है। इन्होंने अनिकेत एस तलाटी का स्थान लिया है। यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया है उसके भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे? अनिकेत एस तलाटी। उनकी जगह नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रणजीत कुमार अग्रवाल। ये रणजीत कुमार अग्रवाल की एक फोटो है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के कोऑर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के स्वामित्व में एक लेखा निकाय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रमुख एक नियुक्ति है रणजीत कुमार अग्रवाल की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा कुछ नियुक्तियां मैंने पिछले कुछ दिनों आपको पढ़ाई थी। नायब बुकेल हैं, वो अल सलावडोरा के राष्ट्रपति बने थे। ग्रेबियल अटले वो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे और पहले गे प्रधानमंत्री थे। और जो अजाली एसोसामी है वो कोमोरोस के नए राष्ट्रपति बने थे। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। राजकुमार राव है वो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बने थे। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। साइमा वाजेद WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक बनी है। और जो आदित्य पुरी हैं वो डेलाइट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। तो आपको ये सारी नियुक्तियां ध्यान रखनी है और इसके अंदर नई नियुक्ति रणजीत कुमार अग्रवाल की आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कल अपन ने रेडियो दिवस मनाया था। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का 13वां संस्करण था। जो 13वां संस्करण इस बार मनाया गया था। 1895 में पहला रेडियो प्रसारण मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ये स्टैटिस्टिक्स जीके में इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1895 में पहला जो रेडियो प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया था। तो यूनेस्को के जो सदस्य देश है उन्होंने ही 2011 के अंदर इसको पहली बार घोषित किया गया था। और जो कल रेडियो दिवस मनाया गया था 2024 के अंदर, उसकी थीम क्या रखी गई थी? रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इस लाइन को 3 स्टार बना लेना। रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी है। ये साल 2024 की रेडियो दिवस की थीम थी। फरवरी के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से देखे हैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। 1 फरवरी को अपन ने भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया था। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया था। 4 फरवरी को ही श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस आता है। 4 से 12 फरवरी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस था। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस था। 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस मनाया था। 10 फरवरी को 2 दिवस मनाए थे, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था और 13 फरवरी को ही अपन ने विश्व रेडियो दिवस मनाया था। तो फरवरी में इंपॉर्टेंट दिवस जो मनाए थे उसका मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा, आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से एक सेशन मिलेगा जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो आप बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।